नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। चलिए आज हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत लेक्चर नंबर 26, जिस टॉपिक का नाम होगा हैब्सबर्ग राजवंश और रूसी साम्राज्य। क्योंकि इन दोनों ही टॉपिक का संबंध बिल्कुल ही इस ऑटोमन साम्राज्य से है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था कि किस प्रकार से ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पे पूरी तरीके से इसका एक आप कह सकते हैं कि डिक्लाइन हो गया, इसका विभाजन होते चला गया। कई सारे क्षेत्रों में, खासकर बाल्कन क्षेत्रों को हमने देखा हुआ था कि बहुत सारे एरिया में ये पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। लेकिन आपको मैं जिक्र भी कर रहा था कि जिस प्रकार से ऑटोमन एम्पायर में डाइवर्सिटी थी बहुभाषा भाषी नस्ल को लेके, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे जो रशियन एम्पायर जो देख रहे थे, यहाँ भी ठीक वही सिचुएशन था। ऑस्ट्रियन जिसे हैब्सबर्ग एम्पायर बोला जाता था, यहाँ भी वही सिचुएशन था। लेकिन यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है कि जो ऑटोमन साम्राज्य का विघटन अगर हो गया, उसकी डाइवर्सिटी की वजह से अगर वो ठीक है पूरी तरीके से अगर उसका विभाजन हो रहा है, तो आखिर ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर है इंस्टेंट उसी समय इसका डिक्लाइन क्यों नहीं हुआ? रशियन एम्पायर का डिक्लाइन उसी समय यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस हैब्सबर्ग एम्पायर का आगे चल के देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में इसका पूरी तरीके से विभाजन होने लगेगा। कई सारे टुकड़ों में इसको भी बांट दिया जाएगा। और रसिया तो इसका प्रथम विश्व युद्ध में भी नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं, इसका फाइनली 1991 के बाद से ही इसका पूरी तरीके से यहाँ पे विभाजन होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डीपली स्टडी नहीं करना है हमें कि रशियन एम्पायर क्या था, वहाँ पे कौन कौन शासक थे, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर क्या था, यहाँ पे कौन कौन शासक थे। चूँकि आपके सिलेबस में है ही नहीं ये सारी चीज़ें, तो फिर यहाँ पे उस तरह का स्टडी करने का फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल एक ठीक है कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलना है कि आखिर ऐसे कौन से ऐसे फैक्टर थे जिन फैक्टरों की वजह से रशियन एम्पायर और ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर था इतने लंबे दिनों तक ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात भी ये टिका हुआ था। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं ऑटोमन साम्राज्य का विघटन। तो देखिए पिछले क्लास मैंने बड़ा आप लोगों को ठीक है डिटेलिंग एकदम करवाया हुआ था कि किस प्रकार से ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ। चूँकि ऑटोमन साम्राज्य एक बहुभाषा भाषी नस्ल वाला क्षेत्र था और वहाँ पे यूरोपीय जो देशों का पूरी तरीके से अपनी साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत वहाँ पे उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी किया जा रहा था। वहाँ का शासक अयोग्य हो चुका था। तो कुल मिला के वो ठीक है सिक मैन ऑफ यूरोप बन चुका था। पूरी तरीके से यूरोप का बीमार व्यक्ति यहाँ पे बन चुका था। उसका टूटना तय था और उसमें अलग अलग यूरोपीय राष्ट्रों का मैंने बताया था कि किसका क्या इंटरेस्ट था। फाइनली वो किस तरीके से टूटते गया और उसमें हम लोगों ने पूर्वी समस्या बाल्कन समस्या के रूप में जाना हुआ था। उसमें बाल्कन युद्ध भी हम लोगों ने देखा हुआ था और फाइनली तब जाके उसका यहाँ पर डिवीजन हो गया था, बंटवारा हो गया था। लेकिन अब यही अगर बात किया जाए, उसके बगल में जस्ट ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर है, जस्ट उसके एक साइड में यहाँ पे ठीक है ऑटोमन साम्राज्य के पश्चिमी भाग में हैब्सबर्ग है, पूर्वी भाग में यहाँ पे अगर देखा जाए ठीक है मैंने उत्तर पश्चिम भाग में हैब्सबर्ग हो जाएगा, उत्तर ठीक है पूर्वी भाग में रूसी साम्राज्य अगर हो जाएगा। तो फिर इसका डिवीजन उसी समय इंस्टेंट क्यों नहीं हो गया? क्योंकि ये भी तो बहुभाषा भाषी नस्ल वाले ठीक है वैसे जब लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो उसका नहीं हुआ। अभी मैंने बताया था कि हैब्सबर्ग एम्पायर का विघटन ठीक है विघटन यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ, कई क्षेत्र में बट गया। रूसी साम्राज्य का विघटन 1991 में हो गया। तो आखिर ये इतने लंबे समय तक क्यों टिका रहा, इसी की आज हमें ठीक है बात करनी है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब हैब्सबर्ग एम्पायर की। तो देखिए हैब्सबर्ग एम्पायर में ऐसा नहीं था कि यहाँ पे नेशनलिज्म का भाव यहाँ पे नहीं था। यहाँ के लोगों के अंदर भी पूरी तरीके से एक नेशनलिज्म का भाव जो उमड़ रहा था। चूँकि यहाँ पे भी स्लाव जाति के लोग थे, मघियार थे, जर्मन जैसे ठीक है बहुल जो कम्युनिटी के लोग यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद थे। और आपको ये भी पता है कि किस प्रकार से उग्र राष्ट्रवाद का जब चरण आया तो इटली और जर्मनी का पूरी तरीके से एकीकरण भी हो गया। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के पश्चात अब ऐसे राज्यों का टूटना यहाँ पे तय था और उसमें ठीक है ऑटोमन साम्राज्य सबसे पहले टूट गया। लेकिन ये क्यों नहीं टूटा, यही मैं आज ठीक है आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हैब्सबर्ग एम्पायर में क्या था यहाँ पे कि यहाँ की जो जनसंख्या थी ना यहाँ पे ठीक है ऐसा नहीं था कि डाइवर्सिटी नहीं थी। पूरी तरीके से मैंने बताया था डाइवर्सिटी थी। जर्मन क्षेत्र के लोग थे, मघियार थे, स्लाव जाति के लोग थे, पोलो जाति के भी लोग थे, जिनकी संख्या बड़ी मात्रा में इन आस्ट्रियाई क्षेत्रों में मौजूद थी। लेकिन
सबसे बड़ा जो अहम जो रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, डजेंट मैटर आप क्या है, लेकिन अगर रिलीजन जो सेम है ना यहाँ पे, तो एक रिलीजन अगर सेम है तो कहीं ना कहीं देखिए यूनिटी के भाव यहाँ पे रखता ही रखता है। इसको भारत के संदर्भ में आपको समझने की ठीक है ज़रूरत है कि किस प्रकार में अगर भारत में एक हिंदू धर्म का पूरी तरीके से डेवलप हुआ तो कैसे उसमें ट्राइब को भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया पूरी तरीके से। ठीक है, अगर हम लोग दलितों की बात करें तो उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो कहीं न कहीं एक हिंदू इतना बड़ा एक छतरी जो प्रदान कर रहा है, जो लोगों को यहाँ पे यूनाइट करने में रोल प्ले कर रहा है। डजेंट मैटर आप किस जाति के हैं, ठीक है, किस नस्ल के हैं, किस कम्युनिटी से हैं, किस वर्ग से हैं, यहाँ पे एक जो यूनाइट करने में सबसे बड़ा रोल निभा रहा है वो है रिलीजन और वो है धर्म यहाँ पे। और यही मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईसाई धर्म के लोगों की संख्या यहाँ पे सबसे अधिक थी। जनरली उस एरिया में ईसाई लोग यहाँ पे मौजूद थे, चाहे वो कैथोलिक हो, चाहे प्रोटेस्टेंट हो, या चाहे फिर ऑर्थोडॉक्स वाले हो। और यहाँ पे यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप भी किसी भी प्रकार का नहीं था, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ऑस्ट्रियाई जो क्षेत्र था, ठीक है, काफ़ी संपन्न क्षेत्रों में से एक था। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई आके यहाँ पे हस्तक्षेप कर दे। और यहाँ का शासक भी जो भी हुआ ठीक ठाक, उस समय देखेंगे तो ऑटोमन साम्राज्य जैसे, ठीक है, इतना कमज़ोर शासक यहाँ पे मौजूद नहीं था। और साथ में यूरोपीय जो राष्ट्र अगर यहाँ पे ठीक है हस्तक्षेप करते हैं तो उनके जो कंसर्ट ऑफ यूरोप का था, बीना कांग्रेस का था, ऐसे बहुत सारी जो संस्थाएँ जो बनी हुई थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका उल्लंघन होता है। तो लोग कहीं ना कहीं देखिए नॉर्म्स को, जो भी रूल रेगुलेशन था, उसको फॉलो करके चल रहे थे। लेकिन आगे चल के जब प्रथम विश्व युद्ध में, आपको पता है मैंने बताया हुआ था पिछले क्लास कि किस प्रकार से, ठीक है, बिस्मार्क के द्वारा आगे चल के जब गुटी राजनीति को जब जन्म दिया गया तो बिस्मार्क ने इटली को मिला लिया अपने में, चाहता तो ऑस्ट्रिया और रूस को भी मिलाना, लेकिन चूँकि बर्लिन सम्मेलन में कुछ ऐसी डिसीजन बिस्मार्क को लेना पड़ा जिसमें से रूस और ऑस्ट्रिया को किसी एक ही में से चूज करना था, और उसने ठीक है ऑस्ट्रिया को चुन लिया। तो आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में चूंकि अब जर्मनी जब हार जाएगा पूरी तरीके से, तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया भी कहीं न कहीं हार जाएगा। अब जो मित्र राष्ट्र थे उधर, खासकर फ्रांस थे, अब ब्रिटेन थे, ठीक है, रसिया था यहाँ पे, चूँकि रसिया यहाँ से निकल के ठीक है दूसरे खेमे में जाकर चला जाएगा, लेकिन वो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत लंबे समय तक लड़ेगा नहीं। जब लेनिन आएगा तो प्रथम विश्व युद्ध में उसको ठीक है रसिया को अपने आप को सेपरेट कर लेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध में जब ये हार जाएगा तब इसका विभाजन होगा, और तब जाके ये जो ऑस्ट्रियाई जो साम्राज्य है, जिसे हैब्सबर्ग साम्राज्य बोला गया, ये अंतिम रूप से टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे कि जर्मन बहु वाले जो क्षेत्र है ये पूरी तरीके से ऑस्ट्रिया में मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया में जर्मन बहुल वाले क्षेत्र ऑस्ट्रिया में मिल जाएंगे। और यही तो है, देखिए, ठीक है, आगे चल के हिटलर इनको मोटिवेट करते रहेगा। और दूसरा है यहाँ पे मगहियार जो क्षेत्र है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने मगहियार जो जाति के लोग थे, इनका एक सेपरेट हंगरी बन जाएगा। क्योंकि हंगरी देखिए बहुत पहले वो ऑटोमन साम्राज्य से निकल गया था, लेकिन अब उसका क्षेत्र एक्सपेंड कर रहा है, और मैं भी आपको मैप में दिखाऊंगा। दूसरी तरफ जो चेक लोग थे, इन्होंने अपना सेपरेट चेकोस्लाविया बना लिया। और दूसरी तरफ जो स्लाव जो लोग थे, इनको ठीक है एक नया क्षेत्र मिल गया, यूगोस्लाविया मिल गया। लेकिन यूगोस्लाविया भी ठीक है आगे चल के टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। और यूगोस्लाविया का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था उस समय। आगे चल के 1992 में जब सोवियत रूस का जब विघटन हो जाएगा, उसके जस्ट 1-2 साल बाद यूगोस्लाविया का भी 7-7 क्षेत्रों में यहाँ पे बंटना तय हो जाएगा। तो यहाँ पे इस मैप को कल मैंने बताया हुआ था कि किस प्रकार से ऑटोमन एम्पायर से देखेंगे तो ग्रीस अलग हुआ था, अल्बानिया था, ठीक है, इधर मैसेडोनिया, बुल्गारिया, ठीक है, उसी तरीके से इधर सर्बिया का था, बोस्निया और जोबिना का क्षेत्र था, ठीक है। कम से कम 6 क्षेत्र कल मैंने बाहर आपको सेपरेट करके निकाला था, और एक हंगरी का कुछ क्षेत्र यहाँ पे निकला हुआ था, 7 क्षेत्र था। लेकिन 1992 में जो अभी मैंने बताया था कि ये जो यूगोस्लाविया का जो क्षेत्र था, ये भी देखिए 7 देशों में बट गया, जिसमें बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, मोंटेनिग्रो, सर्बिया, स्लोवानिया, जो आपको छोटा छोटा यहाँ पे ठीक है क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, वो कहीं न कहीं यूगोस्लाविया से निकला हुआ था। लेकिन आपको समझना है कि अब ऑस्ट्रिया भी तो बट गया था। ऑस्ट्रिया चूँकि जो बटा हुआ था, देखिए पीछे इन क्षेत्रों को थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। एक तो ऑस्ट्रिया जहाँ पे जर्मन मूल के लोग मौजूद थे, दूसरा था मगहियार जो कि इधर हंगरी वाले क्षेत्रों में आ गए थे, ध्यान रखिएगा। तीसरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो चेक है, यूगोस्लाविया है, यहीं पर आपको ठीक है चेक जो गणराज्य है यूगोस्लाविया यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए पूरा क्षेत्र हुआ करता था उस समय हैब्सबर्ग एम्पायर का, बहुत काफ़ी बड़ा एरिया था, ये वाला एरिया था। और इधर पूरा पूरा इधर ऑटोमन एरिया ही पूरी तरीके से यहाँ पे मिलता हुआ था।
ठीक है। और ये पूरा का पूरा इधर, ठीक है, रसियन एम्पायर ही था, बहुत बड़ा जो क्षेत्र था रूसी साम्राज्य का ही एरिया इधर फैला हुआ था। चूँकि ये सब यूक्रेन बेलारूस तो सोवियत रूस से ही निकला हुआ है, तो कुछ इस टाइप का बहुत बड़ा क्षेत्र था। इस मैप से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, यही है पुराना मैप। अगर उस समय देखेंगे तो देखिए बिल्कुल, ठीक है, कुछ यहाँ पे दिखेगा नहीं, इतने बड़े क्षेत्र में रसिया है पूरा का पूरा भरा हुआ है। इधर ऑटोमन एम्पायर इसकी सीमा छू रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो हैब्सबर्ग एम्पायर है ये भी यहाँ पे पूरी तरीके से फैला हुआ है। तो उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यूरोप में बहुत सारी जो बाउंड्री है समय समय, ठीक है, परिवर्तित होती रही है। और आज वर्तमान में देखिए कितना आपके लिए, ठीक है, करेंट से चीज़ों को कोरिलेट करना आसान हो जाएगा, कितना एक सुखद, ठीक है, पल होगा। बाकी लोगों को पता नहीं चल पाएगा रोमानिया क्या है, बुल्गारिया क्या है, आप इसकी हिस्ट्री को जान रहे होंगे, करंट से चीज़ों को कोरिलेट कर रहे होंगे, कहीं से कोई आपको समस्या नहीं होगी। बस, ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रूसी साम्राज्य की। आखिर रूसी साम्राज्य, चूँकि ये भी एक बहुत बड़ी, ठीक है, बहुभाषा भाषी नस्ल वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र, इस एरिया में क्षेत्र के लोग मौजूद थे, तो आखिर इसको इतना समय क्यों लग गया टूटने में? 1991 में टूटा। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे समझना है कि रूसी साम्राज्य में यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि देखिए बहुभाषा भाषी बहुनस्लीय के लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन फिर भी इसका विघटन रुका रहा। तो कुछ इंपॉर्टेंट कारणों की यहाँ भी हम लोग पड़ताल करते हैं, क्योंकि आपको जब भी आंसर राइटिंग करना होगा वहाँ पे एनालिसिस के माध्यम से ही आप ऐसी चीज़ों को लिख सकते हैं। अदरवाइज फिर कहानी लिखने लग जाइए और कहानी में नंबर आपको पता है नहीं मिलेगा। देखिए इस समय क्या, तो रसिया में जो भी शासक थे ना उस समय, जो भी, देखिए रसिया में जो कि कुछ जारशाही में, ठीक है, फर्डिनेंड वगैरह का नाम आता है, कुछ योग्य शासक भी वहाँ पे आए। जब यूरोप में पूरी तरीके से पुरातन व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था मौजूद था, तो उस समय जब पुनर्जागरण और प्रबोधन का काल जब उस समय चल पड़ा था, तो कुछ योग्य शासकों के द्वारा रूस में अपने अंदर, ठीक है, कुछ अच्छा काम भी करने का प्रयास किया गया, जैसे कि सिंचाई के लिए वहाँ पे, ठीक है, नहरें वहरें खुदवाना किसानों के लिए। उस समय चूँकि कृषि ही प्राइमरी चीज़ था। आगे चल के जब औद्योगिकरण का भी जब दौर आ गया, अगला टॉपिक चूँकि यही है हमारा, इंडस्ट्रियल, ठीक है, रिवोल्यूशन ही है। तो औद्योगिकरण के दौर में भी देखेंगे तो उस समय रसिया अपने आप को, ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडर्नाइज करने का प्रयास कर रहा था। कुल मिला के अपने लोगों को समस्या होने नहीं दे रहा था। अर्थात समकालीन राज्यों से अगर इसका कंपेरिजन किया जाए रसिया का, तो इसने अपने आधुनिकीकरण पर बल दिया। और जहाँ पे आधुनिकीकरण पर बल दिया जाएगा, इसका मतलब कि कोई भी बहुभाषा भाषी नस्ल के लोग हैं, अगर उसको रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, फ्रीडम, अगर सब चीज़ मिल रहा है, तो समझिए कि कहीं न कहीं वो विभाजन को रोकने का कार्य करेगा। बड़ी जनसंख्या, जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के रूप में यहाँ पे स्लाव जाति के जो लोग मौजूद थे, एक बहुसंख्यक जनता के रूप में, मैं 2 दिनों से पिछले चिल्लाते आ रहा हूँ कि रसिया में, ठीक है, एक स्लाव बहुल वाली जनसंख्या मौजूद थी। और उनकी जनसंख्या इतनी ह्यूज मात्रा में थी कि वो पूरी तरीके से रसिया में वर्चस्व बना के रखते थे। अर्थात आप कह सकते हैं कि इनका भी इतना प्रभाव था, वहाँ पे डर था कि कोई डर के मारी कोई छोटी कम्युनिटी वाले लोग जिनकी संख्या बेहद ही कम है, वो इन क्षेत्रों से अलग नहीं हो सकते थे। उसके बाद हम लोग बात करें क्रीमिया का युद्ध, तो पता है कि क्रीमिया का युद्ध एक तरीके से बाल्कन युद्ध टाइप का ये भी था, ठीक है। किस तरीके से क्रीमिया के युद्ध में बाकी जो पश्चिमी देशों के लोगों के द्वारा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, उसमें खुद ऑटोमन साम्राज्य था, 4 देशों ने मिल के, ठीक है, इस रसिया को हरा दिया। तो क्रीमिया के युद्ध में जब, ठीक है, रसिया को जब हराया गया, तो वहाँ का भी नेशनलिज्म, राष्ट्र भावना, ठीक है, आहत हुई। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, तो रसिया पूरी तरीके से यूरोप की, ठीक है, जो महाद्वीपीय जो राजनीति थी वहाँ की, पूरी तरीके से यूरोप ने, ठीक है, मैंने रसिया ने अपने आप को यूरोप से सेपरेट कर लिया। उसके बाद से दूसरा युद्ध हारा भी नहीं, उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आगे चल के देखेंगे 1905 में जब ये जापान से हार जाएगा, तो उसमें बोला जाएगा कि एक, ठीक है, एशियाई बौने ने एक, ठीक है, एक बहुत बड़े दैत्य को यहाँ पे पटकनी दे दी। इसका मतलब कि जापान ने क्या किया था 1905 में, कुछ मंचूरिया के क्षेत्रों को लेके रसिया से यहाँ पे युद्ध होगा और रसिया उस युद्ध में हार जाएगा। और यही तो है, देखिए, जब एक देश जब युद्ध हारता है ना, तो उस गवर्नमेंट के, ठीक है, इतना प्रेशर हो जाता है वहाँ के लोगों में, इतना समझिए कि वहाँ के लोगों में एक नेशनलिज्म का उफान, ठीक है, पूरी तरीके से बहने लगता है। सोचिए अभी भारत में कारगिल जैसे युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ, अभी भी
जब ठीक है पुलवामा वाला जैसे घटना हुआ या फिर इधर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में जब होता है, तो देखिए हर एक इंसान के अंदर उस समय उसको नहीं लगता है कि भाई हमको भूख लग रही है, हमारे घर में नमक नहीं है, हमारे घर में रोटी नहीं है। उस समय नेशनलिज्म का भावना इतना उफान में होता है कि उसका विरोध सरकारों को झेलना पड़ता है, ठीक है। और यही हुआ। तो क्रीमिया के युद्ध के बाद से दूसरा वहाँ पे, ठीक है, मतलब क्रीमिया का युद्ध हुआ था एकदम, ठीक है, 1800 लगभग 55-56 के आसपास। और 1905 में फिर वो जो युद्ध हुआ, जापान का युद्ध हुआ। तो इतने लंबे समय का जो गैप मिला, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं रसिया को मिला। रसिया, ठीक है, बिल्कुल ही विभाजित नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, देखिए रिलीजन का कितना रोल यहाँ पे, ठीक है, प्ले कर रहा है यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स चर्च। आपको मैंने बताया था इस ऑर्थोडॉक्स चर्च के बारे में कि इस ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो मुख्यालय था, देखिए यहाँ पे रूस में ही था। और जब रूस में जब इसका मुख्यालय था, तो पूरी तरीके से एक धार्मिक निष्ठा का एक केंद्र बन गया था। जैसे कि कैथोलिक धर्म की रक्षा करने वाला अगर अपने आप को फ्रांस मार रहा है, तो वैसे ही ऑर्थोडॉक्स चर्च की रक्षा करने वाला कहीं न कहीं, ठीक है, अपने आप को रसिया अर्थात सोवियत रूस खुद मान रहा है। तो वहाँ के लोगों में एक यूनिटी का भाव है। कुल मिलाकर आप समझ रहे हैं ना, बाकी अब कुछ भी है, धर्म जाति, सॉरी धर्म नहीं आएगा इसमें, ठीक है, बहुभाषा भाषी नस्ल, ठीक है, कोई भी किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आपका रिलीजन सेम हो जा रहा है तो रिलीजन सारी चीज़ों पे आपको भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अभी वर्तमान में अमेरिका के एग्जांपल से आप समझ लीजिएगा, अमेरिका में किस तरीके से श्वेत लोग भी हैं, अश्वेत लोग भी हैं। सोचिए अगर अश्वेतों का अगर रिलीजन अलग होता तो इतना आसान नहीं होता अमेरिका को चलाना। खैर आज भी नहीं अमेरिका को चलाना इतना आसान, लेकिन चूंकि उनका धर्म एक है, दोनों ही क्रिश्चियनिटी धर्म को ही फॉलो करते हैं, तो धर्म कहीं न कहीं उनके बीच, ठीक है, अलग होने का संदेश नहीं देता है, अलग होने का भाव पैदा नहीं करता है, बल्कि उनको हमेशा, ठीक है, यही लगता है कि हम लोग एक ही ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, अर्थात उनमें एकीकरण का भाव जगाता है। आगे चल के आप देखेंगे तो राष्ट्रवाद का जब उफान यहाँ पे मारेगा, तो चूंकि उस समय तक पूरी तरीके से कार्ल मार्क्स का यहाँ पे जन्म हो चुका था। कार्ल मार्क्स पूरे ब्रिटेन में, ठीक है, फेमस हो चुका था, उधर इंग्लैंड में फेमस हो चुका था। औद्योगिक क्रांति में वहाँ पे एक से एक यहाँ पे नारा भी दे दिया था। तो उसका प्रभाव अब देखिए जब रसिया में जब पड़ रहा है ना औद्योगिकरण के दौर में, तो वहाँ पे कार्ल मार्क्स का ही एक अच्छा खासा भक्त, ठीक है, एक अच्छा खासा उसका चेहरा समझ सकते हैं, लेनिन आएगा। और इस लेनिन के नेतृत्व में अब उस जारशाही व्यवस्था को, जो रूसी साम्राज्य का जो चलाने वाला एक तरीके से अंतिम राजतंत्र शासक के रूप में जारशाही व्यवस्था मौजूद था, लेनिन के द्वारा, ठीक है, उस जारशाही व्यवस्था को पूरी तरीके से हटा गया। हालांकि उसके पहले भी अक्टूबर क्रांति वगैरह हुई थी, उसी में सब खत्म हो गया था। कुल मिला के जब बोल्शेविक क्रांति हुई यहाँ पे 1917 में, तो इस बोल्शेविक क्रांति ने क्या किया, तो वहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था को हटा के पूरी तरीके से एक साम्यवादी व्यवस्था को वहाँ पे स्टेबलाइज कर दिया, समाजवाद को स्टेबलाइज कर दिया। और समाजवाद में आपको पता है कि पूरी तरीके से सत्ता का वहाँ पे केंद्रीकरण होता है, और जब सत्ता का केंद्रीकरण होगा तो मजाल है किसी को ये टूटने देगा, नहीं टूटने देगा, ठीक है, यही आपको समझना है। और जो भी नस्लीय जो विभाजन था, वहाँ पे जो लोग फन उठा रहे थे, पुनः एक केंद्रीकृत सत्ता के आने की वजह से वहाँ का विभाजन यहाँ पे पूरी तरीके से कमज़ोर हो गया। अब लास्ट में क्या होगा, तो आपको समझना है कि अब यही जो साम्यवाद का जो बीज है, ठीक है, साम्यवाद का जो बीज है आगे चल के, ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे वहाँ के नेता आएंगे, जैसे कि माओ से तुंग का नाम हम नहीं भूल सकते हैं। लेनिन के बाद से, ठीक है, वहाँ पे स्टालिन भी आएगा, ठीक है, माओ से तुंग भी आएगा, एक से एक आप देखेंगे ना, सॉरी माओ से तुंग तो खैर चीन में आ जाएगा, मतलब लेनिन के बाद स्टालिन आएगा, उसके बाद से देखेंगे तो ये परंपरा जारी रहेगी। चूँकि स्टालिन का समय ही सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तक बीत जाएगा, उसके बाद कोल्ड वार का सिचुएशन आ जाएगा। कोल्ड वार में पूरी तरीके से उस स्पर्धा के चक्कर में रसिया और अमेरिका में, ठीक है, एक जो शीत युद्ध का जो उष्ण वातावरण जो तैयार होगा, उसमें रसिया अपने आप को पछड़ता हुआ नजर आएगा। फिर उसका, ठीक है, आर्थिक स्थिति रसिया का अमेरिका से कंपटीशन के चक्कर में पूरी तरीके से खराब होती जाएगी। चूँकि अमेरिका का भौगोलिक अवस्थिति एक साधन संपन्न देश है, रसिया एक बड़ा, इतना बड़ा जियांट होते हुए भी देखिए उसका बहुत सारा एरिया इतना एक उच्च अच्छा क्षेत्रों में मौजूद होने के कारण, ठीक है, वहाँ पे रिसोर्स तो है, लेकिन उसका दोहन करना, ठीक है, इतना आसान वहाँ पे नहीं होता है। तो कुल मिला के आपसी प्रतिस्पर्धा के चक्कर में अब रसिया का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर ही एक तरीके से जो अभी तक जिस आधार पे टूटा हुआ था, ठीक है, वहाँ की इकोनॉमिकल स्थिति पूरी तरीके से खराब हो गई। और 1980 तक आते आते अब जो साम्यवादी जो संरचना थी यहाँ पे चरमरा गई, अर्थात बिखर गई।
पूरी तरीके से बिखर गई। और ठीक है 1991 तक आते आते वहाँ पे देखेंगे कि रसिया का टूटना वहाँ पे अवश्यंभावी हो गया। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो रसिया उस समय ठीक है 15 भागों में, ध्यान रखिएगा, सोवियत रूस से 15 भाग यहाँ पे अलग हो गए, 15 क्षेत्र अलग हो गए, जो कि ठीक है उस समय आप लोगों को मैं पूरा लिंक कराऊंगा ही कराऊंगा। तो कुल मिला के देखिए एक कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे कराना जरूरी था कि अगर ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तो बाकी हैब्सबर्ग और रूसी साम्राज्य में सेम कारण होते हुए भी ठीक है ये लोगों का विभाजन क्यों नहीं हुआ। उम्मीद है कि अब ठीक है ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप बिल्कुल डील करने की स्थिति में रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब कल की जो क्लास होगी हमारा बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि कल से हम लोग शुरू करेंगे औद्योगिक क्रांति, ठीक है, और देखेंगे फिर यहीं औद्योगिक क्रांति के बाद से धीरे धीरे ये मामला ठीक है प्रथम विश्व युद्ध की तरफ यहाँ पे मूव करने लगेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर पसंद आ रहा है तो शेयर करते रहे आप लोग। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।